गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 2 जो है आपका है बहुपद, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं पोलिनोमियल। तो हम पहले कुछ बेसिक सी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसमें जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोग को पता है कि कैमरा बंद करना रखना होता है, माइक बंद करना रहता है, ये दोनों बंद करके रखना रहता है। जब भी आपको डाउट पूछना रहता है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करके इस इन कॉल मैसेज का उपयोग करना चाहिए और इसमें जाके अपने डाउट को आप लिख सकते हैं। और जब पोल में आंसर करने के लिए कहा जाता है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आप इस एक्टिविटीज पे जाते हो और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करके आप इस पोल्स एक्टिव का उपयोग करते हो और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 विकल्प आता है, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके पोल में आंसर कर देते हो। तो इस तरीके से जो है पोल में आंसर किया। ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। यस सर। चलो, तो हम इस चैप्टर टू में सबसे पहले क्या सीखेंगे? चर और अचर क्या होता है। तो ये चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कोई बताएगा चर और अचर क्या होता है आप में से? कोई भी बच्चा? चर और अचर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? 11 के बैच में सारे बच्चे बताते हैं और आप लोग हैं कि कोशिश भी नहीं करते। गलत होगा उसकी चिंता मत कीजिए, कोशिश तो कीजिए। अचर और चर, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है कुछ तो बताइए, गलत ही सही कोशिश कीजिए। आपने पिछले एक साल 9th क्लास में पढ़ा और उसके बाद आप चर और अचर नहीं बता रहे हैं पढ़ी गई चीजों को, तो ये गलत बात है ना। कोशिश तो कीजिए। सर एक्स वाई जेड होते हैं, वो चर होते हैं जो ABCD वगैरह होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। जो ABCD XYZ होता है वो चर होता है, सिंपल, एकदम सही है। आज जो गणित विषय की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 वो अचर होता है। तो यही बोलना था, आप लोग को आता है लेकिन बोलते नहीं है। इन्होंने एकदम सही बताया, लेकिन वही ये बोलना नहीं है। बोलिए, गलत ही सही कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, तो अचर और चर में क्या अंतर होता है? तो गणित विषय की वो संख्या है जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे कि -6 है, 0 है, √6 है, इसका मान कभी नहीं बदलता, तो ये अचर है। ये क्या है? अचर है। और XYZ P A B C D यानी ए से लेके जेड तक जिससे हम दिखाते हैं वो सब चर है, यानी इसका मान बदलता रहता है, इसका मान बदलता है, मान बदलता है। और इसका अचर का मान कभी नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। ठीक है, कभी नहीं बदलता। अब आप कहोगे सर हमें कैसे विश्वास कर लें कि कभी नहीं बदलता? एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं x+5 = 10 है, तो आप बताइए यहाँ पे x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा भाई? x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा? सर 5। तो बोलने में क्या डर लगता है आप लोग को? कोशिश क्यों नहीं करते हैं? बताइए x की जगह पे क्या होगा सभी बच्चे? 5। चैट सेक्शन में बताना है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए x बराबर क्या होगा? 5। 5। x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो 5 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि x का मान क्या है? 5 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ, जैसे x प्लस में 2 = 7 कर दूं, अब यहाँ पे आप बताइए, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे मैं 10 ही रखता हूँ। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि x बराबर क्या होगा? अब x बराबर क्या होगा? 8। अब x बराबर यहाँ पे 8 हो गया। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूं, a+3 कर दूं = 7 कर दूं। अब यहाँ पे a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 4। a बराबर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए। a बराबर अब 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो
कि एक्स वाई जेड एबीसीडी की जो मान है वो हमेशा बदल रही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, कहीं और कुछ और हो जाएगा। यानी चर का मान जो होता है, चर को हम हमेशा एबीसीडी से दिखाते हैं। ए से लेके जेड तक किसी भी डिजिट से हम चर को दिखा सकते हैं, वेरिएबल को दिखा सकते हैं। तो जिसके मान बदलते रहते हैं उसको हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे यहाँ पे भी ये 5 है तो 5 ही है, 10 है तो 10 ही है, यहाँ पे ये 2 है तो 2 ही है, 10 है तो 10 ही है, 10 जहां भी रखिएगा 10 10 ही रहेगा। यहाँ पे 3 3 ही है, यहाँ पे 7 7 ही है। यानी जो इसका मान है वही मान हमेशा रहता है। लेकिन एक्स का मान क्या बदल जा रहा है, ए का मान भी बदल जा रहा है। यानी जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे हम अचर कहते हैं। याद रखने का तरीका है कि एबीसीडी से चर को दिखाया जाता है, और गणित की जितनी संख्याएं होती हैं वो सब अचर होती है। याद रखने का तरीका क्या है कि एबीसीडी से चर को दिखाया जाता है, वेरिएबल को दिखाया जाता है, और गणित विषय की जितनी भी संख्या पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब अचर होती है। यानी गणित विषय में जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं सब की सब अचर होती है। और एबीसीडी से जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या हो जाएंगी, चर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है कि जिसका मान स्थिर होता है, यानी मान नहीं बदलता, उसे अचर कहते हैं। जैसे कि -6, 0, √6, ये क्या है, गणित की सभी संख्याएं जो है क्या हो जाएंगी, अचर हो जाएंगे। यानी कि इंग्लिश में इसे कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान कभी नहीं बदलता। और एक होता है चर, तो जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी मान बदलते रहता है, तो उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड पी ए बी सी डी, यानी ए से लेके जेड तक किसी भी डिजिट से जो है हम चर को, वेरिएबल को दिखा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चर जब भी होगा ए से लेके जेड के बीच में ही कोई संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए कि अचर जो होता है, कांस्टेंट जो होता है, इसका मान स्थिर होता है। यानी गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं, अचर होती हैं। जैसे -6, 0, 2, 5, √6, जो भी संख्याएं सब ये अचर हैं। ये गणित में सारी संख्याएं जो आप पढ़ते हैं सब अचर होती हैं। और चर क्या होता है, तो स्थिर मान नहीं होता, इसका मान बदलते रहता है। तो अंग्रेजी का कोई भी अक्षर रहेगा ना, अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, वो सब जो है क्या होता है, चर होता है, यानी कि वेरिएबल होता है। अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, वर्णमाला एबीसीडी का कोई भी अक्षर, वो हमेशा चर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। चलो अब देखिए यहां से कुछ सवालों का जवाब देना है। अब बताइएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 में चर कौन है और अचर कौन है? पहले बताइए चर कौन सा है चैट सेक्शन में। इसमें चर कौन सा चैट सेक्शन में बताइए, चर कौन सा है चैट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 + P लिखा है, इसमें चर कौन सा है? सभी बच्चे बताइए। यार आप लोग किस मिट्टी के बने हैं जी, कोशिश भी नहीं करते हैं। तो चर क्या होगा, अंग्रेजी का कोई भी शब्द होता है वो चर ही होता है। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और अचर क्या होगा, अचर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए चर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए चर क्या होगा। तो देखिए कुछ बच्चे बताना चाह रहे होंगे y², नहीं y नहीं बताएंगे, केवल y बताएंगे, केवल y होगा चर, y² नहीं, केवल y² नहीं, केवल y। ठीक है, और यहाँ पे अचर क्या होगा, -3, अचर क्या होगा, -3। क्लियर है सभी बच्चों को? अचर क्या होगा, -3, -3, केवल 3 नहीं, -3। ठीक है, और चर क्या होगा, केवल y² नहीं, केवल y। चलिए नीचे में बताइए चर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए चर कौन कौन सा है। वेरी गुड। तो एक तो R है, एक तो P है, और एक B है। B³ नहीं, B³ नहीं, B। देखिए ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, चर में B लिख रहा हूं, B³ नहीं लिख रहा हूं, B लिख रहा हूं। और अचर क्या है,
अचर क्या है? सर 2 10 10। केवल 2 और 10, अलग से 10 लिखने की क्या जरूरत है? यही 10 10। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, पहचान Yes, लेंगे sir. क्वेश्चन दो पोल सेक्शन में। यस सर। याद रखिएगा, चर में वाई स्क्वायर लगा, अब जैसे मैं लिख दूं 5x³ प्लस 10y स्क्वायर, और मैं यहां से पूछूं कि चर क्या है, तो ये तो चर क्या है सभी बच्चे? तो यहाँ पे चर हम ये नहीं बताएंगे, हम ये चर नहीं बताएंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम क्या बताएंगे? केवल एक्स और वाई बताएंगे। क्या बताएंगे? एक्स और वाई बताएंगे। और अचर क्या बताएंगे? अचर हम बताएंगे 5 और 10। समझ में आ रहा है? तो पावर को नहीं लेते हैं, सिर्फ बेस को लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे फोर्थ सेक्शन में करेंगे, ध्यान से No, क्वेश्चन को देखिएगा। अब बस हो गया, हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फोर्थ सेक्शन में आंसर कीजिए। सर हमारे में क्वेश्चन नहीं आ रहे। अभी मैंने क्वेश्चन दिया नहीं तो आएगा कहां से? चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि इसमें से चर कौन सा है, इसमें से चर कौन सा है। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। चर कौन सा? देखिए, एक बच्चे ने फिर गलत किया ना, मैंने कहा था घात नहीं लगाते हैं। आंसर कीजिए सभी बच्चे, चर कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर में चर कौन सा है? चर कौन सा है? आंसर कीजिए सभी बच्चे, चर कौन सा है? चर कौन सा है? देखिए, चर कौन सा है, इसमें ही कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। तो ये 7 बच्चों ने गलत उत्तर किया है और 7 बच्चों ने ही सही आंसर किया। सोच सकते हैं आप लोग, इतना समझाया फिर भी 7 बच्चों का गलत है। दिख रहा है आप लोगों को गलती? लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कोई कैसे पढ़ाएगा आप लोगों को, बताइए? अभी अभी यहाँ पे मैंने कितना बार बताया कि यहाँ पे 5 का पावर x³ है तो चर केवल x होगा। यहाँ पे y स्क्वायर था तो चर केवल y था। यहाँ पे y स्क्वायर था तो चर केवल y था। यहाँ पे b³ था तो चर केवल b था। तो यहाँ पे भी जब यहाँ पे x स्क्वायर है तो चर केवल x होगा ना। ये x स्क्वायर करने वाले बच्चे कहाँ दिमाग रखते हैं आप लोग, बताइए? क्लास में दिमाग नहीं रखते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? मतलब कितना बार भी समझा दो आप लोगों को, फिर भी आप लोग गलत करते हो। ये पता नहीं क्यों ये बैच सबसे पीछे रहता है, यही कारण है। मतलब इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या? इससे आसान कोई सवाल है? फिर भी No, आधे से sir. अधिक बच्चों का आंसर गलत है। सर हमारे अब ये से बैच पीछे नहीं होगा तो आगे थोड़े होगा। जब इतने सवाल आसान को, क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो ये बैच कभी आगे होगा? कोशिश ही नहीं करते आप लोग, एकदम कोशिश नहीं करते हैं। इतनी आसान सवाल में आधे बच्चों का गलत है। इसमें कहेंगे कि सर हमारा समझ में नहीं आता है, बताई गई चीजों को बार बार गलत कर रहे हैं। कोशिश नहीं करते हैं आप लोग। देखिए, कोशिश सर नहीं हमारे में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो समझ में कैसे आएगा? अब आपके क्वेश्चन नहीं आया तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताइए? मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी बच्चों को जो आ रहा है, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, x जो है यहाँ पे चर। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। केवल चर पहचानना है इसमें से, ठीक है, इसमें से केवल चर कौन सा है, केवल चर बताना है, चर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल चर। क्वेश्चन नंबर 2 में चर को पहचानिए, केवल चर। केवल चर को पहचानना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। केवल चर को पहचानना है, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। केवल चर, तो अंग्रेजी के शब्दों से हम वर्ड से क्या दिखाते हैं? चर को दिखाते हैं। यहाँ पे केवल चर y है और यहाँ पे केवल चर z है, तो y और z क्या होगा? चर होगा। यहाँ पे 2 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है, नहीं होगा, केवल d होगा। क्लियर है? y और z इसमें केवल चर है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं x, तो आप क्या कहोगे कि ये चर है। मैं यहाँ लिख दूं +1, तो आप क्या कहोगे कि ये अचर है। तो जब कभी चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित हो, चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित हो, भले एक ही चर हो भले एक ही अचर हो, लेकिन चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित हो किसी व्यंजक में, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन लिखता हूं, आपको पहचानना रहेगा, A, B, C, D, E, F। आपको इसमें से बताना है कि वो कौन कौन सा ऑप्शन है जहां पे चर और अचर दोनों उपस्थित हैं। वो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें चर और अचर दोनों उपस्थित हैं? वो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें चर और अचर दोनों उपस्थित हैं? सर इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है। भाई एक से ज्यादा उत्तर भी होगा, आपको इन सभी ऑप्शन में देखना है और बताना है कि किस किस ऑप्शन में चर और अचर दोनों उपस्थित हैं।
चर और अचर दोनों उपस्थित हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें चर भी है और अचर भी है? जिसमें चर भी है और अचर भी है। देखिए काजल नाम से जो बच्ची है उन्होंने ABCD लिखा है, आपको ए में कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? यही है। ये बच्चे मतलब सीखना ही नहीं चाहते, बस में कितना भी कोशिश कर लो सीखना ही नहीं चाहते। केवल चर और अचर दोनों उपस्थित होना चाहिए। किस ऑप्शन में चर और अचर दोनों उपस्थित है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई अचर नहीं है, इसमें कोई अचर नहीं है, इसमें कोई अचर नहीं है। इसमें देखिए 9 अचर है, 5 अचर है, x चर है, x चर है, तो ये हो गया। इसमें देखिए 10 अचर है, 2 अचर है, y क्या अचर है, ये हो गया। इसमें कोई चर ही नहीं है, ये केवल अचर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कोई चर नहीं है, ये नहीं होगा। तो ये C और D क्या है? चर और अचर दोनों उपस्थित है, तो इसी को कहेंगे बीजीय व्यंजक। ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। यानी चर और अचर होना चाहिए, चाहे जोड़ने की क्रिया हो, घटाने की क्रिया हो, भाग की क्रिया हो, कुछ भी हो, चर और अचर दोनों उपस्थित होने चाहिए। अगर चर और अचर दोनों उपस्थित है तो वो बीजीय व्यंजक है, अगर चर और अचर दोनों उपस्थित नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है। क्लियर है? बातें समझ में आई? यस सर। आसान है। देखिए ये पी नाम से जो PD नाम से जो बच्चा है अभी भी BCD कर रहे हैं, बी में इनको अभी भी अक्षर दिखाई दे रहा है, क्लास में ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो बीजीय व्यंजक जैसे 2 + x + y, यहाँ पे चर और अचर दोनों है कि नहीं है? चर और अचर दोनों है तो ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा, होगा। ठीक है, यस सर। देखिए तो यही बात लिखा गया है कि अचर और चर, और इसमें जोड़ने की क्रिया हो, घटाने की क्रिया हो, गुणा की क्रिया हो, भाग की क्रिया हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी चर और अचर के साथ संक्रिया लग जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी, उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी चर और अचर दोनों एक साथ आ जाए, चर और अचर दोनों एक साथ आ जाए तो वो सब बीजीय व्यंजक है। जैसे 5 और x लिख दूं, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। मैं 5 + x लिख दूं, क्या है? बीजीय व्यंजक है। मैं 5 - x लिख दूं, क्या है? बीजीय व्यंजक है। मैं 5 + x लिख दूं, क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों साथ साथ है। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि चर और अचर जब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो वो सब बीजीय व्यंजक है। तो ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चर और अचर है, इसमें भी चर और अचर है, इसमें भी चर अचर है, इसमें भी चर अचर है। तो चर और अचर दोनों उपस्थित रहेगा तो उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चाहे उसमें जोड़ने की क्रिया हो, घटाने की क्रिया हो, गुणा की क्रिया हो, भाग की क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो। ठीक, चलिए तो बताइए y + 5 बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। चैट सेक्शन में देखिए, ये अनिल नाम से जो बच्चा है N टाइप की है। अब ये क्या सीख रहे हैं? तो ये बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे चर भी है और अचर भी है। जब दोनों उपस्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। जब दोनों उपस्थित होगा तो क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, चर है कि अचर है? चर है कि अचर है? क्वेश्चन नंबर 2, चर है कि अचर है? यस और नो? सिंपल सी बात है, चर और अचर दोनों है। 33 अचर है, जेड चर है, और 78 अचर है, एफ चर है। तो चर और अचर दोनों उपस्थित है तो ये बीजीय व्यंजक और ये भी बीजीय व्यंजक। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 1 बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? चर और अचर दोनों है तो वो बीजीय व्यंजक होगा, तो ये बीजीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर भी है और अचर भी है, चर भी है और अचर भी है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल अचर है। नहीं है, केवल अचर है, चर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए चर है कि अचर है, मतलब कि बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यस और नो?
है, क्योंकि यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x भी है जो कि चर है, 5/2 है जो कि अचर है, तो ये है बीजीय व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, चर बीजीय व्यंजक है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी चर नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। बस में यानी चर और अचर दोनों उपस्थित है, चर और अचर दोनों उपस्थित है, तो वो बीजीय व्यंजक होगा। अगर केवल अचर है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं होगा, केवल चर है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं होगा, और दोनों है, चर और अचर दोनों है किसी व्यंजक में, तो वो बीजीय व्यंजक होगा। मेरी बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? क्लियर है मेरी बातें? सभी बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? Yes. कोई बच्चा जिससे डाउट हो? तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, इसमें से कौन बीजीय व्यंजक है? क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है? कौन बीजीय व्यंजक है? कौन बीजीय व्यंजक है? इनमें से कौन जो है बीजीय व्यंजक है? अभी बताया था चर और अचर दोनों होगा, वो बीजीय व्यंजक होगा। कोशिश कीजिए। चर और अचर जब दोनों उपस्थित हो तो वो बीजीय व्यंजक होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या इसमें कोई चर है? नहीं है। क्या इसमें कोई चर है? नहीं है। क्या इसमें कोई चर है? नहीं। इसमें चर भी है, अचर भी है, बीजीय व्यंजक यही होगा। जब चर और अचर दोनों उपस्थित होता है किसी व्यंजक में, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? एक बार Yes, sir. लाइक करके बताइए सभी बच्चे जल्दी से। चर और अचर दोनों होते हैं, वो बीजीय व्यंजक होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में चर भी है, अचर भी है, इसलिए बीजीय व्यंजक है। बाकी तीनों में केवल अचर है, चर है ही नहीं। ठीक है, तो चर और अचर दोनों होना चाहिए, केवल चर भी रहेगा तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा, इसमें से पहचाना है कि कौन बीजीय व्यंजक है। कौन बीजीय व्यंजक है? कौन सा बीजीय व्यंजक है? कौन बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। कुछ बच्चे हैं जो जानबूझ के क्लास में सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं और गलत उत्तर करते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया, अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। ठीक है, बार बार कह भी रहा हूं कि चर और अचर दोनों होगा, वो बीजीय व्यंजक होगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब की बार एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है। इसमें कोई चर नहीं है, बीजीय व्यंजक नहीं होगा। इसमें भी कोई चर नहीं है, बीजीय व्यंजक नहीं होगा। इसमें भी कोई चर नहीं है, बीजीय व्यंजक नहीं होगा। इसमें चर भी है और अचर भी है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक होगा। ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. तो यस सर। बस थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करेंगे, बस 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का वेट करेंगे, बस 1 मिनट। बस 1 मिनट रुक जाएंगे। एक मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट। 1 मिनट रुके रहेंगे, बस 1 मिनट। बस 1 मिनट रुके रहेंगे। बस 1 मिनट। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। और आपका अगला टॉपिक जो है वो है बीजीय व्यंजक के पद। यानी कि आप बीजीय व्यंजक को पहचानना सीख चुके हैं। अब इसमें पद को कैसे पहचानते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, तो जैसे ये 5xy + 6 बराबर क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। सभी बच्चों को क्लियर है कि 5xy + 6 क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने पद हैं। तो इसमें मैं पूछूं कि प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह कितना है? प्लस और माइनस का चिन्ह कितना है, आप बताइए। प्लस और माइनस का चिन्ह कितना है इस बीजीय व्यंजक में? प्लस और माइनस का चिन्ह कितना है? आंसर कीजिए चैट से। एकदम सच में आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं जी। आपको इस बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का चिन्ह कितना नजर आ रहा है? आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। 1। कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो इसमें पूछेगा पदों की संख्या क्या होगी, तो +1 कर दीजिए। 2। कैसे पता? तो जब भी हम एक बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस है तो एक पद इधर और एक पद इधर, यानी टोटल 2 पद है। तो एक पद हो गया 5xy, दूसरा पद हो गया 6। ऐसे यहाँ पे देखिए। ठीक है, 5xy एक पद हो गया, दूसरा पद 6 हो गया। ठीक है, तो किसी बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। यानी जितने प्लस और माइनस के चिन्ह होंगे उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होगी। जितने प्लस और माइनस के चिन्ह होंगे उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होगी। जैसे एक क्वेश्चन समझिए। जैसे यहाँ पे हमें पदों की संख्या बताना हो तो हम क्या करेंगे? प्लस और माइनस के चिन्ह कितना है, टोटल बताइए। प्लस और माइनस की संख्या कितनी है? प्लस और माइनस की संख्या कितनी है टोटल? इसमें 2 है ना। तो इसमें अगर पदों की संख्या निकालना होगा तो +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें कितने पद हो गए? 3। कौन कौन सा?
1, 2 और 3। पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। जितने प्लस माइनस रहते हैं उसी से हम पदों की संख्या निकालते हैं। तो पद प्लस माइनस का चिन्ह कितना था? 2, एक ज्यादा कर देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लस माइनस के चिन्ह से ही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 गुने x गुने y प्लस 2 गुने x गुने y गुने 5। अब इसमें अगर मैं पूछूं पदों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? कितने पद हैं इसमें? इसमें कितने पद हैं? यही मैंने क्या कहा, प्लस और माइनस के चिन्ह से एक ज्यादा होता है। इसमें प्लस का माइनस का चिन्ह कितना है? केवल एक है। तो इसमें 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 पद है ना जी। ये सब गुना हो जाएगा। 7 गुने x गुने y क्या हो जाएगा? 7xy हो जाएगा प्लस 2xy और 5 10xy हो जाएगा। इसमें 2 ही पद हुआ ना। तो जितने प्लस माइनस के चिन्ह रहते हैं उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होती है। क्या बात समझ में आया सभी बच्चों को? कि Yes, प्लस sir. और माइनस की संख्या जितनी होगी उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होती है। तो इसमें प्लस की संख्या 1 थी तो पदों की संख्या 2। इसमें ऊपर वाले में प्लस माइनस की संख्या 2 थी तो पदों की संख्या 3। जितने प्लस माइनस होंगे उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होगी। क्लियर है ये बात? क्लियर Yes, है? sir. चलो, तो यहाँ पे देखिए क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है। जैसे कि ये एक पद है और इससे अलग हो गया प्लस से दूसरा पद, और माइनस से फिर एक अलग पद हो गया। तो प्लस और माइनस से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है। इसीलिए प्लस और माइनस की संख्या से एक ज्यादा जो है हमेशा जो है पदों की संख्या आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बताइए पदों की संख्या कितनी होगी? जब एक भी प्लस माइनस नहीं है तो एक होगा, एक भी प्लस माइनस नहीं है तो एक होगा। अब यहाँ पे बताइए एक भी प्लस माइनस है, एक भी प्लस माइनस है नहीं है, तो इसमें पद कितने होंगे? एक। इसमें पद कितने होंगे? एक। बात में है? यानी प्लस माइनस एक भी नहीं है तो एक पद, अगर एक प्लस माइनस है तो 2 पद, अगर 2 प्लस माइनस है तो 3 पद, 4 प्लस माइनस है तो 5 पद। यानी जितने प्लस माइनस की संख्या होगी उससे एक ज्यादा जो है पदों की संख्या होगी। बातें मेरी समझ में आया? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस सर। No, sir. No, sir. हाँ सर। अब यहाँ पे बताइए पदों की संख्या कितनी होगी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? सभी बच्चे बताएंगे। पदों की संख्या कितनी होगी? सभी बच्चे बताइए। वेरी गुड। कैसे पता? देखिए एक यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस की संख्या टोटल कितनी है? 2 है। तो पदों की संख्या कितनी होगी? +1 कर देंगे यानी कि 3। असल में ठीक ऐसे यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? क्यों? क्योंकि माइनस प्लस और माइनस यानी प्लस माइनस की संख्या कितनी है? 3 है, तो एक ज्यादा कर देंगे यानी कि पदों की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए Yes, sir. पदों की संख्या तो आप निकालना सीख गए, अगर पद निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? यस सर। तो एक पद हो गया ये, माइनस से अलग हो गया, एक पद हो गया ये, और एक पद हो गया ये, और एक पद हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों गुना होके एक पद बनेगा तो 2y² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ये 5yz एक पद है, प्लस है तो प्लस, 9 में z से गुना होगा तो एक पद बनेगा। तो ये टोटल 3 पद हो गया। बात समझ में आया? 2y² एक पद है, -5yz एक पद है, अब +9z जो है एक पद है। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पद को कैसे पहचानते हैं, दोनों बातें क्लियर है? एक बार y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। नो सर। क्लियर है तो y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। पोल में क्वेश्चन करें।
यस सर। चल, यस सर। कितने पद हैं बताना है, कितने पद हैं आपको बताना है, पदों की संख्या कितनी है बताना है, पदों की संख्या कितनी है बतानी है, पदों की संख्या कितनी है आपको बताना है, पदों की संख्या। देखिए पहला ही उत्तर, आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया जी? प्लस माइनस की संख्या से एक ज्यादा पदों की संख्या होती है, जितना प्लस माइनस की संख्या होता है उसमें एक जोड़ के पदों की संख्या निकालते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, 4 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बताइए। सर गलती से दब गया था वो ए। बस आप लोग ऐसे ही जल्दबाजी करते रहिए, हमेशा आपका बैच इसी तरह पीछे नहीं होता, आप ही लोग की आदत की वजह से बैच पीछे हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो प्लस माइनस की संख्या कितनी है, टोटल 3 है, तो पदों की संख्या कितना होगा, एक ज्यादा यानी कि 4 होगा, ठीक है। ये आप लोग की जल्दबाजी की वजह से आपका बैच पीछे हो रहा है, इतने आसान आसान सवाल आप लोग गलत कर रहे हैं ना, इसी का नतीजा है कि आपका बैच सबसे पीछे है, 50 बैच में सबसे लास्ट पोजीशन पे है, सिर्फ आप लोग के जल्दबाजी के नतीजा है, ठीक है। अब मेरा ही एक और बैच है जो कि नंबर 1 पे है, और मेरा ही एक बैच ये है जो कि सबसे पीछे है। सोचिए, आप लोग की सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा है, कोशिश ही नहीं करते आप लोग मन से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आसान है, मैं समय दे रहा हूं तो जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसमें पदों की पहचान करना है, इसमें आपको दिख रहा है कि 3 पद है, लेकिन वो 3 पद कौन कौन से हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पदों में उसके चिन्ह को भी हम शामिल करते हैं, पदों में उसके चिन्ह को भी शामिल करते हैं, तो एकदम आराम से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। चारों विकल्प को देखिए, इसमें से 3 पद हैं, वो 3 पद कौन कौन से हैं। देखिए पहला ही उत्तर गलत, कुछ बच्चे एकदम ध्यान ही नहीं देते हैं, कितना भी समझा दो ध्यान ही नहीं देते हैं। बताइए, अभी अभी मैंने बताया था कि प्लस माइनस जिसके आगे रहता है वह पदों का हिस्सा होता है, जिसके सामने माइनस है वो पद का हिस्सा है, जिसके सामने प्लस है उसके सामने वो उसका हिस्सा है पद का। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। बताइए, एक पद हो गया z3, दूसरा पद हो गया -3z, तीसरा पद हो गया -1। ऑप्शन बी। पता नहीं सी कैसे मारे, ये 4 पद आपको दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पे कहीं z दिया है क्या ऑप्शन में? कहीं -3 है क्या इसमें ऑप्शन में? आते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? बार बार कह रहा हूं कि प्लस और माइनस से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। तो एक पद अलग हो गया, दूसरा पद -3z हो गया, तीसरा पद -1 हो गया, और ये z³ हो गया। 3 पद है, तीनों आपके सामने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।